इकोनॉमी की जो कि थ्राइव कर रही थी, 6-6.5% के ऊपर ग्रोथ दिखा रही थी। बांग्लादेश जो कि एक टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, वो कंट्री ग्रोथ के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए, पर आज के हालात देखें, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ऐसी हालत है, पूरी कानून व्यवस्था हटा ली गई है। ऐसा लगता है कि लोगों को जो मर्जी वो आके कर रहे हैं, अपना सारा गुस्सा वो निकाल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जितना लूटना है वो लूट रहे हैं, जिसको मारना है वो मार रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जला रहे हैं। ये हालत हुआ कैसे? देखिए, अगर कुछ दिन पीछे चला जाए, वहां पे एक बहुत बड़ा आरक्षण का जो रूल था, बेसिकली कोर्ट ने जो है वापस उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। रूल को हटाया गया था, पहले वापस इम्प्लीमेंट किया। ये रूल ये था कि जो सेना थे, जो कि लड़े थे बांग्लादेश को आजाद करने के लिए, उनकी फैमिली, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनको आरक्षण मिले। वो आरक्षण करीब करीब 30% का था। इस वजह से जो बांग्लादेश की आरक्षण जो है टोटली 56% पे चली गई। वहां से स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद हाई कोर्ट ने जो है उस 56% को रिड्यूस करके आरक्षण है 7% कर दिया, यानी 5% मिलेगा डिसेंडेंट्स को, 2% डिसेबल्ड लोगों को। तो आरक्षण तो खत्म हो गया। प्रोटेस्ट तो आरक्षण के खिलाफ था ना, अब तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था आरक्षण के खिलाफ, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, उनकी इस्तीफे की मांग होने लगी। जब मांगे मान ली गई तो प्रोटेस्ट खत्म क्यों जारी रखना? यहीं पे सवाल आता है, आखिर ये प्रोटेस्ट रियली स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही था या फिर कुछ और था? अगर इशारे जाते हैं सुपर पावर्स में, यूएस और चाइना आता है, मेनली यूएस के अगेंस्ट पाकिस्तान की तरफ। जो स्पीच था वो देने वाली थी शेख हसीना की, वहां पे जो एक आइलैंड है नेवल बेस के लिए अमेरिका को चाहिए था बे ऑफ बंगाल में नजर रखने के लिए, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी है, ये बिल्कुल भी लगता नहीं है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। जब इस्तीफा की मांग हो गई, इस्तीफा दे दी गया। आर्मी ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि प्राइम मिनिस्टर छोड़ के चली जाए देश से। शेख हसीना वहां से चली जाती है, इंडिया आती है। एक टाइम पे प्रोटेस्ट था आरक्षण के लिए, वो प्रोटेस्ट एंटी माइनॉरिटी होता हुआ सीधे जो है उसके बाद बंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फादर ऑफ द नेशन, जिन्होंने आजादी दिलाई, उन्हीं की मूर्तियों के तोड़ना, मूर्तियों के बर्बाद करना, और माइनॉरिटीज सिर्फ हिंदूज ही नहीं, बाकी जो माइनॉरिटीज है उन पे भी अटैक करना, ये कैसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट है? क्या शेख हसीना जैसे गलती, जो उनका बयान था इंडिपेंडेंस में गवाए हुए लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को मिलेगा? वहीं से जो है चीजें वायलेंस होने लगी। स्टूडेंट्स का नारा था, तुमी के आमी के रजाकार रजाकार के बोलचे सिराचार सिराचार। सीधे कहना, रजाकार की अगर वर्ड की बात करें ना, रजाकार वो थे जो कि पाकिस्तान के साथ थे। देखिए, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री जाती है 1971 पे जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। उसके पहले जो पूरी लड़ाई चली थी, उस टाइम भी एक बहुत बड़ा जेनोसाइड चला था, बहुत लोग मारे गए थे। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रजाकार थे, हेल्प करते थे पाकिस्तान को, यदि मिली तो उनको गिरफ्तार किया गया। 2022 तक कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। रजाकार मतलब बांग्लादेश में बड़ा सीधा होता है, यानी गद्दार। कौन बोल रहे हो? मुझे रजाकार बोल रहे हो। और कौन बोल रहा है? सिराचार यानी डिक्टेटर। शेख हसीना जी को हमेशा डिक्टेटर की तरह दिखाया गया। देखिए, डिक्टेटर तो हम ये सुना हुआ वर्ड नहीं लगता डिक्टेटर। कुछ दिनों पहले तक भारत में भी चुनाव थे और वहां पे भी जो डिक्टेटर का वर्ड कई ज्यादा सुना जा रहा था। ये कहां से आ रहा है पता चलता हुआ। देखिए, शेख हसीना जी क्या वाकई इस तरीके से लोगों पे अत्याचार करती थी जैसे दिखाया जा रहा है प्रोटेस्ट में? क्या एक वाकई वो डिक्टेटर हो गई थी? ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए जिस तरीके से बांग्लादेश ने डेवलप किया है। लोगों का शौक हो गए हैं। पर चाइना के बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो वो बहुत बड़ा जो होता है बांग्लादेश आता है। और बांग्लादेश ने जो तरक्की की है उसमें बहुत बड़ा हाथ टेक्सटाइल्स का रहा है। जितने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है बांग्लादेश से होती है, बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। जितने जारा के कपड़े पहन रहे हैं, जितने ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, एडिडास के कपड़े पहन रहे हैं, नाइकी के पहन रहे हैं,
इनका कहीं ना कहीं जो है वहां से लिंक्ड होता है, वहीं से जो कपड़े बन के आते हैं, वहां पे लेबर काफी सस्ता है, वहां से जो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा था। बहुत लोगों को जो है गरीबी से निकाल दिया था बांग्लादेश ने, उनका जो पर कैपिटल इनकम था वो भी बहुत अच्छा हो गया था, इवन इंडिया को भी टक्कर देता हुआ। देश एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म था। खालिदा जिया के जो हस्बैंड थे, उन्होंने जब पद संभाला था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सेकुलरिज्म को हटा के इस्लामिस्ट कंट्री बनाने की तरफ पुश किया गया था। तो वुमेन को जो है काफी ज्यादा बढ़ावा देती थी शेख हसीना। वो चाहती थी कि वुमेन जो है बाहर आके काम करे, अपने पैरों पे खड़ा हो। साथ में जो है वुमेन के लिए 10% आरक्षण भी था। ऐसे टाइम पे जहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, फादर ऑफ द नेशन थे उन्हीं को मरवा दिया गया, पूरे फैमिली को मरवा दिया गया। शेख हसीना के जो तीनों ब्रदर थे उनको मरवा दिया गया। शेख हसीना और उनकी बहन बच गई क्योंकि वो बाहर थी, जर्मनी में थी। तार करना लोगों को, फिर बाहर निकालना, वहां पे डिक्टेटर इरशाद थे उस टाइम पे भी। जो शेख हसीना उस टाइम स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीड कर रही थी, उस टाइम भी उनको जेल में डालना। देखिए अब फ्यूचर क्या, अब बांग्लादेश में क्या डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी कि बाद क्या हालत होगा। देखिए बात यह है कि मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं, वो एज ए केयर टेकर, एज ए प्राइम मिनिस्टर जैसे ही वो पोजीशन पे आए हैं, क्या उनके पास पावर होगा? क्योंकि साथ में यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी और साथ में जमात इस्लामी जो पार्टी है उनको भी शामिल किया गया है, पर अवामी लीग शेख हसीना जी की पार्टी है उनको नहीं लाया गया है इसमें। बांग्लादेश में नियम है कि जब भी जो है इलेक्शंस होने होते हैं, इस तरह की चीज होते हैं, 120 दिन का टाइम दिया जाता है। पीछे से आर्मी भी है। अब आर्मी क्या इस चीज को होने देगी? ये कितने दिन तक ये जो है इंटरिम गवर्नमेंट चलता है? 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना या 1 साल के बाद इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस होंगे तो फेयर होंगे, कौन जीतेगा? बहुत बड़ी बात ये भी है कि अभी जो है ढाका के ऊपर $100 बिलियन का लोन है। IMF से भी उन्होंने पैसे मांगे थे, डिक्टेटर इम्प्लीकेशंस के साथ 4 बिलियन का लोन दिया था। उनकी इकोनॉमी एट द टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। कई सारे ट्रक्स हैं जो कि इंडियन बॉर्डर पे रुके हुए हैं। जनरली ट्रक्स जाते हैं इंडिया से बांग्लादेश, बहुत कुछ वहां पे जो है बांग्लादेश इंपोर्ट करता है इंडिया से। अब इकोनॉमी कैसे राइज होगी? गारमेंट फैक्ट्री में काफी लॉसेस हो रहे हैं, ये अब आपको गारमेंट के प्राइजेस पे भी देखने को मिलेगा इसका असर। अब आगे क्या, कैसे संभलेगी बांग्लादेश? अब क्या मोहम्मद यूनुस कुछ ला सकते हैं इकोनॉमी में? ऑलरेडी जो है हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रही थी उस पे मोहम्मद यूनुस ने भी बोला है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। चीजें कैसे सामान्य होगी? पीएम मोदी जी का भी बयान आते हुए कि भाई वहां पे देखें माइनॉरिटीज को। आप देखें माइनॉरिटीज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमारे बगल वाले देश पाकिस्तान को देख लें, या बांग्लादेश में एक टाइम पे 20% थे, आज 7% हो गए हैं। वहीं आप इंडिया में माइनॉरिटीज देखें 10% थे, वो 20% हुए। हम सिर्फ हिंदूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी धर्मों की भी बात कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी जो है बाहर किया जा रहा है। ये बहुत एक डिफरेंस दिखाती है कि इंडिया किस तरीके से माइनॉरिटीज को डील करती है और बाकी देश किस तरह से माइनॉरिटीज को डील करते हैं। वहां पे तो ये भी कहा जा रहा है कि या तो कन्वर्ट हो जाइए या तो जान देना पड़ेगा आपको। हसीना जी के लिए क्या सब कुछ खत्म हो गया है? देखिए वो वापसी कर सकती हैं, ऑलरेडी 77 ईयर्स की हैं, पर उनके लड़के का बयान आया था कि ऑलरेडी इस कार्यकाल के बाद वो ऑलरेडी जो है इस्तीफा देने वाली थी, उनका करियर खत्म हो चुका है। फिर अब बयान आया उनके लड़के का नहीं, वो इलेक्शन अगला लड़ेंगे। इलेक्शन कब होंगे? 1 साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे। फिलहाल जो आक्रोश है, जिस तरीके से उनकी पार्टी अवामी लीग के लोगों को जो है मारा जा रहा है, बड़े बड़े लोगों के जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जलाए जा रहे हैं। मत भूलिए कि भाई 40% मैंडेट से जो है वो चुनाव जीत के आई थी, अभी भी उनके पास मैंडेट है लोगों का। और जब लोगों को एक बार ये आक्रोश खत्म होगा तो डेफिनेटली वो जो है जब अपने लाइवलीहुड पे जाएंगे, अपनी बिजनेस पे जाएंगे, तब उनको जरूर पता चलेगा। इंडिया का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन जो है बॉर्डर पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। 1400 किलोमीटर का हम बॉर्डर जो है शेयर करते हैं, वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें अपने बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए। बांग्लादेश से जो है पावर इंपोर्ट करने के लिए अडानी ग्रुप को ऑलरेडी बोल दिया गया है। ज्यादातर पावर जो है अडानी ग्रुप ही सप्लाई करती है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है इंडिया डिप्लोमेटिकली उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है माइनॉरिटीज को बचाने के लिए। चीजें जो है धीरे धीरे शांत हो रही है। कई लोग मुजीबुर रहमान फोटोज हैं उसको साफ करते हुए, आगे क्या फ्यूचर क्या बांग्लादेश का, क्या ये वापस एक ईस्ट पाकिस्तान टोटली डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा? टाइम पे बांग्लादेश में काफी गरीबी थी, भूखमरी थी, क्या वो उस तरफ जा रहा है? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, जो है वेस्ट पे जो है इकोनॉमिक एड पे डिपेंडेंट रह जाएगा? ये हम अब आगे देखेंगे। हालांकि फ्यूचर में डेमोक्रेसी इलेक्शंस हुए, अपनी ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन पे।
ये वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि थोड़ी मोटिवेट करे कि हम लोग जो है इस तरीके के जो वीडियो जो है बनाते रहें और मेहनत करें, रिसर्च करें और बेटर वीडियोस जो आपके लिए लेके आएँ।